वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास और आप देख रहे हैं टेक वीडियो गुरु यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम आपकी एकदम नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी 2024 के लिए, जो कि मॉड्यूल होगा जिसका M1R5.1, जिसका कि नाम है, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, सिलेबस के अनुसार हम आपको जो है इसमें सोल्यूशन कराएंगे, और जिसका मॉड्यूल नेम है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस M1R5.1 की ये पहली क्लास होगी आपकी जनवरी 2024 के लिए। इससे पहले भी क्लासेस आपकी जो करवाई गई हैं वो आपके लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी जितनी कि ये सारी क्लासेस जो आपको मिलेंगी। तो पुरानी क्लासेस को बिल्कुल भी देखना ना भूलें। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं M1R5.1 MCQ सेट जनवरी 2024 37 वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप इनको भी देख के चले जाते हैं तो मेरा ये दावा है, ये गारंटी है कि आप आराम से 90% तक नंबर ला सकते हैं, यानी कि 100 में से 90 नंबर तक आप इजीली ला सकते हैं। आपको किसी भी कोर्स और किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी का निचोड़ यहाँ पे आपको करवाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे M2, M3 और M4 सभी की वीडियोस अवेलेबल है। तो चलिए, आज की जो क्लास होने वाली है वो M1R5 की होगी, और जिसमें कि हम बात करेंगे आपका पहला चैप्टर, और चैप्टर वाइज MCQs आपको हम सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे। और नीचे आप अपना लाइव में कमेंट कर सकते हैं ABCD, जो भी आपको आंसर ठीक लगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको अगर इसके MCQ सेट अगर परचेज़ करना है तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आपको जो है गूगल ड्राइव की MCQ प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, जिसमें कि आपको सभी MCQs हिंदी इंग्लिश में और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी यहाँ पे PDF अपलोड कर दी जाती हैं। तो ये भरपूर मात्रा में है, मेरे मान से 2000 प्लस इसके आसपास क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा ही होंगे मेरे मान से। ठीक है, यहाँ पे लगभग सभी में शॉर्ट्स में आपको जो है पूरी प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हम आपके लिए लेके आए, डिस्कशन भी करेंगे, समझाते भी जाएंगे। और ये जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसलिए इस पे हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और बाकी इस पे हम फोकस करेंगे MCQs पे। ज़्यादा थ्योरी पे आपको डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो नीचे कमेंट पे आप बता सकते हैं। और मैं कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चंस हैं ये हिंदी में आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगे, और इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जब हम कोई चीज़ डेटा को भेजते हैं तो हम क्या कराते हैं उस समय। तो मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका मॉनिटर है, ये आपका CPU है, और ये आपका कीबोर्ड है। ठीक है, और यूज़र यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ से क्या करेगा, कोई इनपुट देगा तभी तो डेटा इसमें पहुँचेगा। क्योंकि अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट और एल्गोरिथम। तो देखिए, जब तक हम कोई चीज़ इनपुट ही नहीं करेंगे तो उसका एल्गोरिथम बनेगा कैसे। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे क्या कराना, इनपुट कराना। तो ऑप्शन बन जाएगा C वाला, इनपुट, इसमें जो है जिसका इनपुट इसका जो है राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य आपके क्या क्या होते हैं। आपके स्क्रीन पे है, नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। जैसे कि है इनपुट करना, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट करना, या फिर स्टोरेज करना, या फिर लर्निंग करना, थिंकिंग करना, या फिर आउटपुट करना, या फिर आपका इंटेलिजेंस करना, या फिर डेटा का इंफॉर्मेशन, बिट्स और बाइट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशंस। इनमें से क्या 4 कोई मुख्य कार्य आपको बताने हैं। तो देखिए, कंप्यूटर में हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले इनपुट है हमारे पास, इनपुट का काम करते हैं, आउटपुट भी लेते हैं, और उसका प्रोसेस भी करते हैं, और साथ में हम उसको स्टोर भी करते हैं। तो ए ऑप्शन देखिए सही बनेगा यहाँ पे, इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा काम करता है। पहले होता है आपने कोई चीज़ हमने इनपुट की, इनपुट के बाद वो उसको जो आपका CPU होगा वो प्रोसेस करेगा, और फिर बाद में हमको क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये वाला जो सीरीज है वो सही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम हमारा क्या कहलाता है। तो जब भी हम इनपुट करते हैं, इनपुट के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट के बाद हमारा प्रोसेस हुआ, जो प्रोड्यूस है वो प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, और प्रोसेस के बाद हमको क्या मिलता है, किसी भी प्रोग्राम का कंप्यूटर द्वारा आउटपुट मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बहुत सी लॉजिक का क्वेश्चन है, आउटपुट हमको मिल जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, नंबर 3 आउटपुट। आप लोग अपने कमेंट जरूर करते रहे नीचे, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा आपका आंसर सही है कि नहीं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर देखिए आपका प्रोसेसिंग करता है कि नहीं करता है, बताएं। बिल्कुल करता है। कंट्रोलिंग भी करता है, और लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग, क्या वो समझने का काम भी करता है? कंप्यूटर के पास दिमाग होता है क्या? फील कर सकता है क्या? और इन कंप्यूटिंग, तो देखिए कंप्यूटर कभी आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, बाकी ये तीनों कार्य आपके वो करता है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, और उस सूचना को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, किसी बाहरी स्रोत से आ रही है, ठीक है। तो वो बाहरी स्रोत किस प्रकार का हो सकता है? वो किसी प्रकार का भी हो सकता है, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में वो हो सकता है। तो वो उस सूचना को जो है वो जो फीड किया जा रहा है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको फीड करते हैं, तो वो क्या होगा? आउटपुट। आउटपुट तो फीड नहीं होता, आउटपुट तो हमको मिलता है। रिपोर्ट भी हमको एक तरह से आउटपुट ही है, और थ्रूपुट है, ये भी हम एक तरह से आउटपुट है। तो हमको कोई बाहरी सोर्स से आती हुई वस्तु को हम फीड कर रहे हैं, तो फीड जब करने का वर्ड है तो यहाँ पे क्या करने का काम हो जाएगा, यानी कि इनपुट कराना है। किसी डेटा को हम फीड कर रहे हैं, उसके बाद ही तो हमको वो आउटपुट देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। नंबर 6 पे आ जाइए। नंबर 6 है, सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग कहलाता है। किसी सूचना को हमको अगर तैयार करना है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग। प्रोग्रामिंग नहीं, किसी भी सूचना को तैयार करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस वर्ड का यूज़ किया जाएगा। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आउटपुट है, हमारा आउटपुट क्या है? अब आउटपुट बताइए यहाँ पे क्या है? जो प्रोसेसर यूज़र से प्राप्त की जाती है, जो प्रोसेसर यूज़र को प्रदान की जाती है, या फिर जो यूज़र द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है। अब देखिए आउटपुट क्या है? आउटपुट जो है वो हमारे हाथ में डिसाइड नहीं करेगा। हम जो इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद उसका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग अगर सही से होगा तभी हमको आउटपुट मिलेगा। तो देखिए जो प्रोसेसर, ठीक है, जो प्रोसेसर जो है यूज़र को प्रदान की जाती है, जो प्रोसेसर यूज़र को प्रदान की जाती है वही हमारा जो है आउटपुट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 8। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? तो देखिए तीव्र गति है, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, या ये सभी। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर में विशेषता की अगर बात करें तो यहाँ पे वो फास्ट आपका चलता है, तीव्र गति भी है, और उसमें मिस्टेक बहुत ही ना के बराबर होती है, और उसमें गोपनीयता भी बरकरार रहती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो डी ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में कोई डेटा है वो क्या है? अब डेटा तो कई प्रकार का हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या इमेज के फॉर्मेट में, ठीक है। कोई संख्या को या चिन्ह को, या फिर दी गई सूचनाओं को, या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। अब देखिए वो मैंने क्या कहा, सभी प्रकार का डेटा जो है वो आपका डेटा की कैटेगरी में आएगा। तो उसमें कोई चिन्ह हो सकता है, कोई संख्यात्मक हो सकता है, या कोई सूचना हो सकती है। सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो हमारी कंप्यूटर की डेटा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट जो बताता है, जबकि से डेटा अर्थपूर्ण बताता है। तो देखिए रॉ फैक्ट आपके जो बताने का काम करता है कंप्यूटर, किसके माध्यम से करना है? सूचना के माध्यम से, या रिपोर्टिंग के माध्यम से, या फिर डेटा या सूचना, या फिर सूचना या बिट्स, या फिर रिकॉर्ड या बाइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन बनेगा बताएं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका डेटा। डेटा जो है यहाँ पे, डाटा जो है आपका वो कच्चा तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट बताता है, जबकि आपका जो सूचना है, सूचना से डेटा को अर्थपूर्ण बनाया जाता है। कोई सूचना है उससे हम डेटा को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ आपने इनपुट किया, तो इनपुट करने के बाद जो भी हमको आउटपुट मिला उसके अनुसार हम डेटा को अर्थपूर्ण यानी कि समझा सकते हैं या बता सकते हैं। ये 2+2 का एग्जाम्पल था। ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डेटा और सूचना, बी वाला ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है।
तो देखिए कंप्यूटर चलाने के लिए हमको किस किस की आवश्यकता पड़ती है, हार्डवेयर की या फिर पेरिफेरल की या फिर सीपीयू की। तो देखिए कंप्यूटर चलाने के लिए कई सारे कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, इसमें हम किसी एक कंपोनेंट पे निर्भर नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा, ठीक है, या फिर सूचना हमारी कहलाती क्या है। अब उपयोग किए जाने वाला डेटा और सूचना, यहाँ पे कोई वर्ड आपके ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, जिस कारण से यहाँ पे देखिए इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ और पूछा गया होता है, यानी कि कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करता है, उसका हार्डवेयर पार्ट क्या है, या फिर उसका सीपीयू से क्या संबंध है, तो फिर इनमें से कोई ऑप्शन हम लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास डी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है। कंप्यूटर में जब हम किसी सूचना को इनपुट कर रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या बन जाएगा, डेटा बनेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ को इनपुट करेंगे वो हमारा डेटा बनेगा, ना कि आइडियाज़ बनेगा, ना ही कि ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि फैक्ट बनेगा। तो हमारा क्या बनेगा, डेटा बनेगा। डेटा वो किसी प्रकार का भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है नॉन न्यूमेरिक डेटा, नन न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है, नन न्यूमेरिक डेटा है हमारा कोई। तो नन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। कर्मचारी का नाम, टेक्स्ट स्कोर, या फिर बैंक अकाउंट नंबर्स, या फिर ये सभी। तो टेक्स्ट से संबंधित, ठीक है, टेक्स्ट जिसमें है खाली। अब बैंक अकाउंट नंबर ये टेक्स्ट से संबंधित नहीं है, नन न्यूमेरिक नहीं है, ये न्यूमेरिक है। उसके बाद टेक्स्ट के स्कोर, ये भी आपके जो है नन न्यूमेरिक नहीं है, ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू। हाँ, कर्मचारी का जो नाम है वो हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए टू जेड के अंतर्गत आएगा, यानी कि अल्फ़ाबेट में आएगा, ना कि न्यूमेरिक में। तो ऑप्शन बन जाएगा कर्मचारी का नाम। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसमें घटक शामिल हैं। तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये सारे काम इसमें हो रहे हैं, स्टोरेज भी हो रहा है। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, ये क्या चीज़ है, ये घटक किसके हैं आपके, किससे मिलता जुलता शब्द है, ये डेटा है, ठीक है, कोई डेटा है जो कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बन जाएगा डेटा। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कोई सूचना है वो क्या होगी हमारी, प्रोसेस डेटा है। कोई सूचना है यानी कि वो आउटपुट दे चुकी है, तो आउटपुट होने के बाद क्या होता है, सूचना हमको मिलती है, तो हमारा हो जाएगा प्रोसेस डेटा को सूचना कहते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। वह डेटा लिखा गया है, वह डेटा जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज या इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा, लिखा गया वह डेटा जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित किया जाता है या फिर प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर व्यू या किसी आइकन पर क्लिक करना क्या कहलाता है। तो डेटा का जो भी प्रोसेस होता है उसके कुछ चरण होते हैं, ठीक है, चरणों के अनुसार और कार्यों के अनुसार, ठीक है। और जब उस आइकन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो उसको हम फिर यहाँ पे क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम के यूनिट में आएगा। अब देखिए दो ऑप्शन एक जैसे यहाँ पे दे दिए हैं, तो देखिए 17 का जो ऑप्शन होगा वो कोई भी लगा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन होगा, या यहाँ पे मिस हो सकता है, टाइपिंग हो गई हो। फिलहाल आपका जो है इंस्ट्रक्शन ऑप्शन होगा, ए वाला सही आप लगा सकते हैं, ठीक है। डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो भी आवश्यक चरण है जैसा कि प्रश्नों के जवाब यानी क्वेश्चन आंसर या किसी आइकन पर क्लिक करना है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप जाएं और इस आइकन पर क्लिक करें और उसको ओपन करें, और आप जाएं प्रश्नों के जवाब पर क्लिक करें, उसके उत्तर दें। तो हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ए ऑप्शन बन जाएगा। प्रथम गणना करने वाला यंत्र हमारे पास कौन सा था, तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अबैकस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अबैकस जो हमारा है वो प्रथम गणना यानी कि आपका कंप्यूटर सिस्टम के रूप में जाना गया था।
क्वेश्चन नंबर 19 है, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो अबेकस का आविष्कार हम बता सकते हैं चीन देश में हुआ था। ऑप्शन बन जाएगा बी, चीन। पहली मैकेनिकल एंडिंग मशीन, पहली मैकेनिकल एंडिंग मशीन जिसमें जोड़ा जिसमें जिसमें जोड़ था, किसका जोड़ था? तो 20 का आप बता सकते हैं पास्क लाइन। ठीक है, पहली मैकेनिकल एंडिंग मशीन थी जिसमें कि जोड़ था किसका? पास्क लाइन का। ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये जीके टाइप का है आपका क्वेश्चन ये, लेकिन हमारे पास आया है तो मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी? तो 21 का जो ऑप्शन बन जाएगा ए, जोसेफ जैकॉर्ड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, तो इस पे आपको फोकस करने हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, कौन सा इंजन था आपका? इलेक्ट्रिकल था या इलेक्ट्रॉनिक था, मैकेनिकल या फिर टेक्निकल? तो 22 का जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा मैकेनिकल। कौन सा बन जाएगा ऑप्शन? चार्ल्स बेबेज द्वारा जो बनाया गया था वो था हमारे पास मैकेनिकल इंजन। ठीक है, मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन। 23, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था जो भविष्य के कंप्यूटर्स के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? 23, तो 23 का ऑप्शन बन जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, 23 का ऑप्शन बन जाएगा डी, चार्ल्स बेबेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पूछा जाता है। 24 का ऑप्शन बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटेरोगेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटेरोगेटर, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है एसडेक, एडसेक है, EDSAC का आविष्कार किसने किया था? यानी कि एडसेक का आविष्कार किसने किया था आप बता सकते हैं जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन, बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन ने काफ़ी सारे आविष्कार किए थे जिसमें से एडसेक का भी नाम शामिल है। 26, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर NI का आपका दिया गया है ENIAC, किसने डिजाइन किया था? देखिए यहाँ पे फिर से आ गया, तो NI का भी जो आविष्कारक कौन थे आपके? क्वेश्चन नंबर है 26, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका, दो लोग थे इसमें बेसिकली, जे प्रेस्चर एकर्ट और जॉन मिचली। ठीक है, NI के आविष्कारक या डिजाइनर आप बता सकते हैं, दो लोग थे इसमें, जे प्रेस्चर एकर्ट और जॉन मिचली। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है? प्रथम पीढ़ी के जो भी कंप्यूटर होते थे उसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती थी हमारे पास? तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती थी। वहाँ पे C++, जावा, पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेजेस नहीं होती थी उस समय। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ मशीन की लैंग्वेज होती थी 0-1, जो कि बाइनरी डिजिट पे चलती थी, या इससे पहले भी आप और देखें तो बहुत सारी अबेकस, पास्कल और तमाम यहाँ पे लैंग्वेजेस का, फॉर्ट्रन जैसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। 28, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती थी? पहली पीढ़ी में हमारे पास कौन से टाइप के कंप्यूटर थे? तो हम बता सकते हैं वैक्यूम ट्यूब टाइप के। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, डी वाला ऑप्शन बन जाएगा वैक्यूम ट्यूब। 29 नंबर है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा बनाए गए थे। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे? तो आप बता सकते हैं IC, जिसको बोलते थे IC बेस्ड, जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चिप्स। क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिप्स, IC शॉर्ट में बोला जाता है IC, और फुल फॉर्म इसका है इंटीग्रेटेड चिप्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली जो भाषा थी वो कौन सी थी? 30 नंबर का बताएं तो तीसरी पीढ़ी में जो भाषा होती थी उसको हम लोग बोलते थे कोबोल। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है COBOL, कोबोल। ठीक है, इस प्रकार से कोबोल। क्वेश्चन नंबर 31, स्विच आपके जो होते हैं, स्विचों के हजारों संख्या में हमारे चिप्स बनती हैं। तो देखिए ये चिप्स जो हैं
ये आपके वो आपके अंकल चिप्स और ये कुरकुरे वाले चिप्स नहीं है, ये आपके आईसी चिप्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि मदरबोर्ड में पार्ट होते हैं आपके। तो वो किसके बनते थे? इलेक्ट्रॉन्स के बनते थे, या फिर चार्जेस, या फिर ट्रांजिस्टर, या फिर एसएच। तो इसमें 31 का ऑप्शन बन जाएगा। सारे जितने भी आपके आईसी चिप्स होती थी, स्विचों के हजारों ट्रांजिस्टर से चिप्स बनती थी, तो क्या ऑप्शन बन जाएगा? ट्रांजिस्टर। आईसी बना है, आईसी आपका जो बना है किससे बना है? ट्रांजिस्टरों से, तो ऑप्शन बन जाएगा ए, ट्रांजिस्टरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कंप्यूटर की जो आईसी होती है चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आईसी के उत्पादन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है? सिलिकॉन यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का जो डेवलपर है कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईसी के जो भी डेवलपर थे उनको बोलते थे JS किल्बी, JS किल्बी, ठीक है, JS किल्बी, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो हमने बताया भी आपको, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंग्लिश में भी स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, गूगल पे मिल जाएगी इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 36 है। अब जैसे कि यहाँ लिखा गया है, इंटीग्रेटेड चिप्स और या फिर आईसी जिसका नाम है, उसका उपयोग करने के लिए किस पीढ़ी से शुरुआत हुई थी? तो आपको बताया गया, अभी मैंने बताया तीसरी पीढ़ी से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पलटा इस प्रकार से जाता है। एक बार उन्होंने पहले पूछ लिया कि जो थर्ड पीढ़ी के जनरेशन कंप्यूटर थे वो किस में आते हैं, तो आप बताएं आईसी। और यहाँ पूछ लिया गया कि आईसी जो है वो कब किए गए थे, तो आप बता सकते हैं तीसरी पीढ़ी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो भी होते थे यानी कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो किस द्वारा बनाए गए थे, यानी कि किस बेस पे काम करते? जैसे क्या उसमें आपके आईसी चिप्स होती थी, या फिर उसमें आपका जो है जैसे कि अभी आपको मैंने बताया वैक्यूम ट्यूब से, या फिर कोई भी अलग मतलब कंपोनेंट यहाँ पे जो है वो किस टाइप के थे? तो चौथी पीढ़ी में जो भी कंप्यूटर थे उसमें हम यूज़ करते थे माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। जैसे कि हमने अभी देखा है इंटेल वगैरह की जो चिप्स आती हैं वो हमारी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो वो कब से स्टार्ट हो गई थी? फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो कंप्यूटर की जो शुरुआत है वो किस पीढ़ी में हुई थी? माइक्रो कंप्यूटर्स की, तो हम बता सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया माइक्रो प्रोसेसर यानी कि चतुर्थ पीढ़ी में, यानी कि फोर्थ जनरेशन में आने लगे थे। उसके बाद देखिए फिफ्थ जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे उसकी विशेषताएं क्या थी, जो कि हम लोग अभी इस समय यूज़ कर रहे हैं, जिसको कि हम ऐसे पीसी के रूप में जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो वो आपका क्या होता है? सबसे ज़्यादा उसमें कृत्रिम बुद्धि आपको दी गई है, यानी कि फास्ट प्रोसेसिंग आपको देखने को मिलती है और एक्यूरेसी के साथ। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा बनेगा कृत्रिम बुद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन से हमारे हैं भैया? तो बता दीजिए 40 का। एलन ट्यूरिंग, क्या नाम है? एलन ट्यूरिंग। अब इसमें चार्ल्स बेबेज मत लगा दीजिएगा, मान लीजिए ऑप्शन मिल जाए तो। आधुनिक जनक के ने पूछा गया, इसलिए देखिए इसमें चार्ल्स बेबेज का कहीं नाम ही नहीं दिया, नहीं तो आप ढूंढते रहेंगे कि चार्ल्स बेबेज का ऑप्शन कहाँ गया। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास देखिए चार नाम आपको दिए गए हैं। 41 तो आप बता सकते हैं जॉन वॉन न्यूमैन। क्या हो जाएगा? जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का यानी कि ढांचे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो आप बता सकते हैं सिद्धार्थ। कौन सा था? सिद्धार्थ। बी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बताइए, पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, पीसी जो है वो किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो पीसी जो हमारा होता है बेसिकली वो ऐसे माइक्रो उसको देखा जाता है, छोटा है कंप्यूटर है माइक्रो, बाकी मिनी में नहीं आएगा, मेन फ्रेम और सुपर ये बड़े कंप्यूटर में आता है हमारे। तो हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 44, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी, ये मैंने आपको बता दिया। एक पर्सनल कंप्यूटर को किसी को की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक पर्सनल कंप्यूटर आपका है जिसको सभी
कंप्यूटिंग आपको करनी है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है किसी व्यक्ति या किसी डिपार्टमेंट या कंपनी या शहर। तो देखिए ऑप्शन बन जाएगा किसी व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन बन जाएगा 45 का पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर जो है एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जिसको एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बन जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को और हम क्या कह सकते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर को और हम कह सकते हैं कंप्यूटर ऑन ए चिप, कंप्यूटर ऑन ए चिप भी हम कह सकते हैं। ठीक है, 47 है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं आप कह सकते हैं, जो यात्रा करते समय आपको आसानी से सुविधाजनक उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पोर्टेबल कंप्यूटर हमारे कौन से कहलाते हैं? लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है यहाँ पे? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए मिनी कंप्यूटर को, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पीडीए या फिर वर्क स्टेशन। इनमें से कौन सा आप पोर्टेबल, इनमें से पूछ रहा है, बाकी तो जो होते हैं वो होते हैं। इनमें से आपका जो है वो हमारे पास सबसे छोटा जो लैपटॉप है उसको हम कह सकते हैं पीडीए, एक तरह से टैबलेट की तरीके आपका ये होता है इस प्रकार से। तो पीडीए यहाँ पे हो जाएगा। पीडीए का अगर हम फुल फॉर्म अगर आपको दिखाना चाहें तो देखिए पीडीए यहाँ पे हम टाइप करते हैं पीडीए कंप्यूटर फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपको दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि पहले के ब्लैकबेरी टाइप के फ़ोन आते थे तो उस प्रकार से ये आपको दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो नोट कर लीजिए 48 नंबर है। 49 नंबर है, कौन सा डिवाइस ऑब्लिक उपकरण आपका जो है वो हैंग हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? अब हैंग आपका इस प्रकार से इसको बोलेंगे हैंग हेल्ड। ठीक है, HELD, हैंग हेल्ड। ठीक है, हैंग हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? पीडीए। पीडीए में हमारा क्या होता है? हैंग हेल्ड आपकी जो है टेक्नोलॉजी या डिवाइस यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 50, IBM PS2 कब विकसित किया गया था? तो 50 नंबर का ऑप्शन बन जाएगा IBM हमारा आया था वर्ष 1987 में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? वर्ष 1987। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर जो है डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? डिजिटल घड़ी में हमारे पास कौन सा कंप्यूटर पाया जाता है? ऑप्शन बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 51, बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या ऑप्शन बन जाएगा? एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 52, बोला गया है क्लाइंट सर्वर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट आपके किए जाते हैं? तो देखिए क्लाइंट कंप्यूटिंग के लिए हम मिनी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। किसका? मिनी कंप्यूटर्स का। तो ऑप्शन बन जाएगा बी, मिनी कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर हमारे पास कौन सा था? तो हम बता सकते हैं PDP-8। कौन सा था? PDP-8 जो था हमारा सबसे पहला और सबसे मिनी कंप्यूटर हमारा था। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है और हजारों यूजर्स के डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? तो देखिए बड़ा भी है और हजारों यूजर्स का डेटा भी वो हैंडल कर रहा है। तो हमारे पास सबसे बड़ा तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर से भी अगर नीचे बात करें तो हमारे पास मेन फ्रेम आ जाता है। मेन फ्रेम के बाद पर्सनल है, पर्सनल के नीचे मिनी है। तो इस प्रकार से चलता है सुपर, ठीक है, मेन फ्रेम M, SM, उसके बाद P यानी कि पर्सनल, और उसके बाद M, SMPM, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। और उसके बाद हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी, ये आपके मिनी ही होते हैं। हैंड हेल्ड जो है ये मिनी ही आपके होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। तो इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर है 55। 55 कह रहा है हमारा विश्व में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। विश्व में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वर्ष 1976 में। वर्ष 1976 में सुपर कंप्यूटर हमारे हैं वो क्या करते हैं?
तो सुपर कंप्यूटर हमारे जो है हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, उसमें छोटे छोटे हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। तो हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 57। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो बता सकते हैं सबसे बड़ा यहाँ पे और सबसे महंगा वो एक ही है, वो हमारे पास हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में कहा जा रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः का इस्तेमाल करता है और कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है उसमें? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। देखिए मेन फ्रेम और सुपर है, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विश्व विकास किस संस्थान में आपका जो है? तो ये आप बता सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 59 है, तो आप बता सकते हैं भारत में जो परम सुपर कंप्यूटर बना था वो सीडेक के द्वारा बनाया गया था, जो कि बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा सीडेक। अलग अलग जगह पे संस्थानें हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं कर रहा है? डिजिटल कंप्यूटर नहीं, हमारा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर होता तो मैच कर जाता। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को माप कर उसके परिणाम जो होते हैं वो अंकों में व्यक्त करते हैं, ठीक है। वैसे कंप्यूटर का नाम बताइए जो हमारे भौतिक मात्राओं को माप कर यानी कैलकुलेशन करके उसको अंकों में डिजिट करते हैं। तो अंकों के लिए हम जो भी है एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा कंप्यूटर? छोटी सी स्क्रीन होगी, उसमें सारे डिजिटल वर्ड होंगे हमारे, ठीक है। इस प्रकार से वो काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे कि हमारा कैलकुलेटर है, उसको आप एनालॉग कैलकुलेशन बोल सकते हैं। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी में रखे जाएंगे? तो आजकल जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको हम डिजिटल श्रेणी में रखेंगे। अब डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति का सिद्धांत है वो किस प्रकार से काम करता है? तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है 63, गणना एवं तर्क के आधार पर, यानी कैलकुलेशन के आधार पर यह हमारा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर भी है और डिजिटल कंप्यूटर भी है, उसकी विशेषताएं जो है संयुक्त रूप से कहलाती हैं हमारी हाइब्रिड। देखिए कौन नया नाम आया? हाइब्रिड। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की जो भी विशेषताएं होंगी वो हमारा कंप्यूटर मिलके बन जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। 65, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा जा रहा है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य उद्देश्य के लिए हमारे पास जो है वो दस्तावेज तैयार करने के लिए और डेटाबेस बनाने के लिए, तो ए और बी दोनों ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। समानता हम लोग इसी के लिए इसको यूज़ करते हैं। यातायात नियंत्रण के लिए तो एक अलग बात है, लेकिन बेसिकली जो काम हमारे पास है डेटाबेस को हैंडल करना और डेटा को तैयार करना। नेक्स्ट है विशेषीकृत, यानी कि विशेष कोई काम अगर करना है और डिजाइन करना है तो कंप्यूटर में कंप्यूटर कौन से हमारे यूज़ में आएंगे? तो उसके लिए हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। 68, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? 68 का ऑप्शन बन जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा? क्वांटम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 69, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं ओ लेवल M1R5 मॉड्यूल के, जिसका की टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो प्रत्युष सुपर कंप्यूटर जो हमारा होता है उसको प्रयोग में निम्नलिखित में से किसके लिए लाया जाता है? तो मौसम और जलवायु के लिए जो है प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिक से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, आपको इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर बार नए क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ जो है सॉल्व करने हैं। और जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में हूबहू देखने को मिल जाएंगे।
विश्व में प्रत्युष कंप्यूटर जो है वो उसका कौन से स्थान पर है, तो आप बता सकते हैं विश्व में जो है हमारा प्रत्युष कंप्यूटर चौथे स्थान पर चल रहा है। पुणे में स्थापित प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की क्षमता कितनी है, तो आप बता सकते हैं 4 PF। ठीक है, 4 PF ऑप्शन मिल जाएगा 4 PF। क्वेश्चन नंबर 72 है अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है। 72 का ऑप्शन बन जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हैं हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं आज, जो कि M1R5 के इंट्रोडक्शन टॉपिक से हैं। तो ये तो अभी कुछ बेसिक से GS टाइप के क्वेश्चंस आपको लगे होंगे, लेकिन अभी हम इसमें एडवांस में घुसेंगे और अंदर के क्वेश्चन निकालेंगे जो कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग से संबंधित होंगे, जो कि मैं अगर आपको सिलेबस में दिखाऊं तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मैंने आपको काफ़ी बेसिक्स जानकारी दे दी इसमें। और इसमें अभी हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे, मोबाइल्स ऐप्स, ये काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें हैं, तो वो आने वाले चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक से जो कर दीजिएगा, और कोर्स अगर परचेज करना है तो व्हाट्सएप मैसेज करके वीडियो क्लास, प्रैक्टिकल क्लास, MCQ क्लास, गेस्ट क्लास, कोई भी आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।